नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सर, सरकार एफसीआरए बिल ला रही है संशोधनों के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिनके एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज करने का अधिकार सरकार को होगा। लेकिन बिल हम ला रहे हैं, बवाल मचा हुआ है अमेरिका में, जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सबके सब इस बिल के आने से जिस तरह से बौखलाए घूम रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने देश में कोई भी कानून बनाए तो अमेरिका से पूछकर बनाए। अंजू जी, ये प्रॉब्लम अमेरिका का हमेशा रहा है। अब मोदी जी ये बिल क्यों ला रहे हैं या भारत सरकार ये बिल क्यों ला रही है? क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों का एक एजेंडा कॉमन रहता है। भले उन लोग विपक्ष में हो, सत्ता में हो, लेकिन एजेंडा वही रहेगा कि सब देशों को कंट्रोल करे। और वो कंट्रोल करने के लिए उनके पास अलग अलग हथकंडे होते हैं, जिसके अंदर उन लोग अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। बाद में एकदम हार्ड लाइन कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो वॉर या फिर नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करती हो, जैसे कि सीपीआई एमएल जैसी पार्टियां हैं। उन लोगों को फंडिंग देने का काम भी अमेरिकन सरकार अलग अलग रस्तों से करते रहती है। उसके बाद में पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो, जैसे कुडानकुलम रिएक्टर का एक्टिविज्म था, ओके, जहां रशियन रिएक्टर आ रहे थे तो उसको भी रोकने के लिए सीआईए ने पैसा स्कैंडिनेविया से भेजा था। अब ये सब के लिए उन लोग के पास कुछ अलग अलग रास्ते होते हैं, और वो रास्तों को बंद करने के लिए भारत सरकार ये एफसीआरए बिल ला रही है, जिससे कि आप लोग भारत में पैसा लगाओ, लेकिन वो सिर्फ प्योर चैरिटी के लिए होना चाहिए, कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म या कन्वर्जन के लिए या नक्सलाइट्स को फंड करने के लिए, आतंकवाद को फंड करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये हुआ तो अमेरिकी सरकार और वहां की दोनों पार्टियां भारत को कैसे कंट्रोल करेगी? आखिर काम कराना हो तो पैसा तो लगेगा ही। या कॉकरोच पार्टी आप देखिए, कॉकरोच पार्टी कैसे कर सकती है? हर एक स्टेट में सब जगह जाती है, इतना तमाशा कर रही है, मीडिया अटेंशन मिल रहा है, पैसा तो लगता ही है, कोई तो पैसा दे ही रहा होगा। ऑफ कोर्स मेरा तो मानना है कि कॉकरोच पार्टी बहुत चिल्लर वाला काम है, यानी करोड़ 2 करोड़ रुपए में पूरा काम। यानी ये तो ऐसा है कि जो सीआईए का यहाँ का छोटे में छोटा हैंडलर होगा ना, वो बोलेगा कि ये तो छुट्टे पैसे है। जैसे आप अपने बेटे को 10-15 रुपया दे दिया, तो आपका बेटा बोलेगा 10-15 रुपया क्या है, ऐसे ही एक टॉफी खा ली, एक कैडबरी खा ली। ये वैसा 1-2 करोड़ रुपया कोई हैंडलर संभाल खर्चा कर रहा होगा, उससे बड़ा नहीं है। लेकिन इससे बड़ा, जैसे कि सीपीआईएमएल का फंडिंग, जैसे कुडानकुलम रिएक्टर का फंडिंग, ये सबको रोकने के लिए मोदी जी ये बिल ला रहे हैं। और इसके कारण उनको पता है कि मोदी जी को हटाना हो या मोदी जी को रोकना है, मोदी जी को कंट्रोल करना हो, तो वो बंद हो जाएगा। उनके वो जो एजेंडे है वो बंद हो जाएंगे, इसलिए उनके पेट में वहां दर्द हो रहा है। भारत में कानून बन रहा है और दर्द वहां हो रहा है। वैसा वाला सिचुएशन है अंजू जी। बिल्कुल। और अभी आप याद कीजिए कि रिजीम चेंज को लेकर ये जिस तरह के ऑपरेशन भारत में चला रहे हैं, अभी इनका वो जो एक सीआईए का एजेंट था मैथ्यू वेंडाइक, वो भी क्या कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में? वो भी तो वहां पर कन्वर्जन रैकेट ही चला रहा था, किसी पादरी के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई थी। और आप मार्को रूबियो को क्यों भूल गए? जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, कैसे दौड़े दौड़े मार्को रूबियो सीधे कलकत्ता पहुंचता है और किससे मुलाकात करता है वहां पर? मदर टेरेसा की वो जो संस्था है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उनसे मुलाकात करता है, उनकी नन से मुलाकात करता है। तो साफ में समझ में आ रहा था ना कि उनके भी एफसीआर लाइसेंस रद्द हो चुका है, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज होने वाली है। इसीलिए मिर्ची लग रही थी डोनाल्ड ट्रंप को भी, और इसीलिए उन्होंने भेजा अपने इस चमचे को। उससे भी ज्यादा ऐसी सबसे पहले क्या किया भारत सरकार ने, कि भारत सरकार ने सिर्फ लोगों का लाइसेंसेस कैंसिल किया। और इसके अंदर काफी बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको और मुझे नोटिस आएगी, लेकिन एक बहुत बड़े वकील है जिसके एफसीआरए का उसने 6 अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एफसीआरए डिपार्टमेंट को बताए नहीं थे। उसके अंदर कुछ 36 या 40 करोड़ रुपए आए थे। जब ईडी को पता चला तो ईडी ने रेड मारी और सब अकाउंट्स फ्रीज किए। बहुत बड़ा नाम है वो वकील का, ओके। तो इन लोगों को पहले क्या था कि अकाउंट फ्रीज होगा तो आज, नहीं तो जब सरकार बदल जाएगी तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। अब मोदी जी और अमित शाह जी और भारत सरकार का भी क्या है, भैया अभी पैसा सीज हो गया तो ये हमारा ही हो गया, भारत सरकार का पैसा। हम वो पैसा, अब तक फ्रोजन स्टेट में रहता था, यानी जैसे आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट गिरी है, पैसा आपका ही रहेगा, सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब वो आपका नहीं रहेगा, हमारा हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ऐसे पता नहीं हम लोगों को कि कितने हजार करोड़ भारत में आए होंगे, और इतने हजारों करोड़ अकाउंट में फ्रीज रहे तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है।
अमेरिका का प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब भारत सरकार ये सीज कर लेगी और खुद के पास लेगी, जिससे कि वो भारत के लोगों की सेवा भी कर सके, भारत के विकास के लिए यूज कर सके। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को वहां से प्रॉब्लम आ रहा है। और दोनों पार्टियां जो वहां सत्ता में और विपक्ष में, दोनों को ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो पैसा है वो भारत के सच्चे काम के लिए आने वाला है, उपयोग में आएगा, इसलिए उन लोगों को दर्द हो रहा है। आज शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग के लिए कितना पैसा आया होगा? एटलीस्ट नहीं तो 500 से 1000 करोड़ रुपया आया होगा। जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, टिकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर, उतने तो 1000-1500 करोड़ रुपया आया होगा ये पूरा प्रोटेस्ट इतने टाइम तक रन करने के लिए। इतना पैसा आ रहा है भारत के अंदर। और भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, करोड़ों लोग है, 140 करोड़ की बस्ती है अपनी। तो हम लोगों को ये पॉसिबल है कि सब जगह से पैसा आने ही वाला है, रोक नहीं सकेंगे। लेकिन भारत सरकार ये जो कर रही है कि अगर एक बार पकड़े गए तो तुम्हारे पैसे जब्त कर लेंगे हम लोग, वो भारत सरकार के पैसे हो जाएंगे, वहां उनको तकलीफ हो रही है। और आपने सही कहा कि फ्रीज होने से इनको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनको लगता था कभी ना कभी तो रिजीम चेंज होगा, जिसकी कोशिशों में ये पिछले 12 साल से लगे हुए हैं। किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं मोदी सरकार को गिराने के लिए, हटाने के लिए, वो जग जाहिर है। तो इनको लगता था कि जैसे ही ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी जो इनकी फेवर में काम करेगी, वो जो फ्रीज्ड अकाउंट है उन पर से ऊपर से बैन हटा लेगी, तो पैसा फिर इनको मिल जाएगा। लेकिन अब इस बिल के तहत वो पैसा सरकार का हो जाएगा, वो संपत्ति, वो पैसा बैंक में जो फ्रीज होगा वो सरकार का अगर हो गया, तो फिर तो इनका तो कुछ रहा ही नहीं। तो इनके हाथ से तो पैसा भी चला गया, और जिस प्रोपेगेंडे के लिए, जिस एजेंडे के लिए वो पैसा दिया गया था, वो भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली, इसलिए तो दर्द हो रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। और आप देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, पकड़े गए हैं एनजीओ, चर्च, आप कुडानकुलम में देखिए, टुटीकोरिन के 3 क्रिश्चियन ट्रस्ट्स, जिसको एफसीआरए का पैसा मिला था सिर्फ कुडानकुलम रिएक्टर को अपोज करने के लिए, क्योंकि वो रशियन रिएक्टर था। हम लोग ने रशिया से वो रिएक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रशियंस को दिया था। तो अमेरिका ने वहां पैसा लगाया और उधर पूरा एक्टिविज्म कराया कि कुडानकुलम में न्यूक्लियर प्लांट ना लगे। और किसने मालूम है किसने उसका लाइसेंस कैंसिल किया? सोनिया गांधी की सरकार ने 2013 में वो 3 चर्च के ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंस कैंसिल किए। उसमें एक तो डॉसोइस था, यानी चर्च के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है चर्च के एस्टेब्लिशमेंट में, उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। और सोनिया गांधी ने किया, ऐसा भी नहीं कि मोदी जी ने किया हो, सोनिया गांधी के सरकार ने लाइसेंस कैंसिल किया था। यानी इतना ओपन ऑन द फेस ऑफ है। और अगर हम थोड़ा भी पीछे देखेंगे, यानी इफ यू डिग थ्रू इट, तो सीआईए का पैसा स्कैंडिनेवियन नेशंस के थ्रू होके वहां से चर्च के थ्रू भारत में आ रहा है। ये सब एक्टिविटी के लिए सीआईए डायरेक्टली भी पैसा नहीं भेज रहा है, अमेरिका से नहीं आता है, वो नॉर्वे, फिनलैंड और वो सब जगह से घूम के इंडिया में आता है, डेनमार्क, स्वीडन, वहां से घूम के आता है पैसा। लेकिन ये पैसा जो आ रहा है, अभी आपको याद होगा पिछले साल नवंबर महीने में बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक आदमी पकड़ा गया था जिसका नाम था मीका मार्क, और उसके पास से बहुत सारे डेबिट कार्ड मिले थे जो किसी अमेरिकी बैंक के थे। अब उस मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, और उसमें अमेरिका की एक संस्था भी है, और 92 करोड़ रुपए जो है उन डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में निकाले गए थे। अब तो पूरी की पूरी डिटेल्स आ गई कि कहां कहां निकाले गए, और वैसे 1000 डेबिट कार्ड पूरे भारत में बांटे गए, और इस मीका मार्क के पास से भी 24 के आसपास डेबिट कार्ड मिले हैं। तो यानी कि इन्होंने क्या एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के बाद बाईपास कर लिया था पूरे सिस्टम को, और फिर इन डेबिट कार्ड्स के जरिए देश में पैसा बांटा जा रहा था। किसी को भी थमा दो एनजीओ को और बोलो पैसा निकाल लो। अरे अंजू जी, ये पूरा किस्सा जो हो रहा है ना, आप ये जो बता रहे हैं, ये सब पूरा जो काम हो रहा है वो 2019 के बाद की कहानी है। क्योंकि 2019 के बाद एफसीआरए को टाइट करने लग गए, और जितने उसके प्रावधान थे उसको टाइटनिंग किया, उसके अंदर लूप होल्स निकालने का काम चालू हुआ। उसमें एक सबसे बड़ा लूप होल ये था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बोलता हूँ। अब मैं हूं, मेरे 5 अकाउंट हैदराबाद में है, 5 अकाउंट सिलीगुड़ी में है, 5 अकाउंट गुजरात में है और 5 अकाउंट कश्मीर में है। अगर पैसा आ रहा है तो कोई ट्रैक ही नहीं कर पाएगा कि कहाँ 25 अकाउंट 30 अकाउंट में पैसा आया है। अगर आप मुझे कल सुबह बोलेंगे कि नहीं सुमित, तेरा एक ही अकाउंट होना चाहिए और वो दिल्ली में होना चाहिए, तेरे पास कितना पैसा आ रहा है, मुझे बाहर से कितना पैसा आ रहा है मुझे देखना है और मुझे समझना है, तो मेरी बैंड बज जाएगी। और ये हुआ, गृह मंत्रालय ने किया 2019 के बाद कि भैया कोई भी एनजीओ हो जिसको बाहर से फंडिंग मिल रहा है, उसने पार्लियामेंट
स्ट्रीट ब्रांच एसबीआई में ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हम लोग को जानना है बाहर से कितना पैसा आ रहा है, वो यहाँ से ही खर्चा होना पड़ेगा। सब एनजीओ ने धमाल कर डाली कि भैया हमको ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर जुमरी तलैया में हूँ, मैं टिम्बकटू में हूँ, मेरे यहाँ पैसा आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की छोटी बैंक के अंदर कोई भी वहां की छोटी बैंक में काम हो जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच एसबीआई में आएगा तो रोज शाम को एक रिपोर्ट बन जाएगी कि भैया सुमित के पास इतनी जगह से पैसा आया है, अंजू जी के पास इतनी जगह से आया है, अमुक के पास इतना आया है, तमुक के पास इतना आया है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है कि भैया कोई इंडिया जाएगा, यहाँ क्रेडिट कार्ड्स लेके जाएगा, 100, 150, 200, 1000, 2000 क्रेडिट कार्ड लेके जाएगा, सब जगह अलग 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 विड्रॉ करते रहो, विड्रॉ करके सबको देते रहो। और इसके अंदर किसी को भी दे सकते हैं, आतंकवाद के लिए भी यूज कर सकते हैं, धार्मिक मतांतरण के लिए यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए यूज कर सकते हैं, खुद के खर्चे के लिए, सब कुछ। तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं ला सकते हैं। तो वो वाला रास्ता यूज किया है फॉरेन एजेंसीज ने इंडिया में पैसा डालने के लिए। और एक बार पैसा भारत में आ गया, फिर भारत सरकार कैसे कुछ उसको कंट्रोल करेगी? क्योंकि आप रुपए में दे रहे हो, आप डॉलर में नहीं दे रहे हो। तो ये जो नया मॉडस ऑपरेंडी है, वो जैसे ही गृह मंत्रालय ने पूरा टाइटन करना शुरू किया, पूरा टाइट करने लग गए, तो ये नया लूपहोल निकाला है विदेशी ताकतों ने इंडिया में पैसा घुसाने के लिए। अंजू जी। और देखिए ईडी ने जो केस दर्ज किया है, इसमें आप देखो नाम जो है उसमें जोनाथन एस राजन है, मीका मार्क जो ये शख्स गिरफ्तार हुआ था बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, जिसके पास से ये इतने सारे डेबिट कार्ड मिले थे। अजीत वर्गीस मथाई है कोई, वर्गीस चाको है, बबलू कुर्मी है, सुप्रीम जॉय है, और अमेरिका की संस्था है टीटीआई, द टिमोथी इनिशिएटिव। इन लोगों के नाम उसमें है। और ये जो संस्था है टीटीआई, ये क्या इसी तरह का काम करती है? इसी तरह से भारत में धर्मांतरण के लिए या टेररिज्म के लिए या रिजीम चेंज के लिए या उन लोगों को पैसा भेजती है कि भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बस प्रोपेगेंडा करते रहो? सी अंजू जी, अमेरिका में काफी सारे प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर के जो सबसेक्ट्स है, ओके, एवेंजलिकल या मॉर्मन या वो जो चर्चेस है, पेंटाकॉस्टल, ये लोग सबको पैसा मिलता है अमेरिका में कि भारत में या पूरे विश्व में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, दूसरी जगह पे लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए उनको पैसा मिलता है। ओके, जैसे एक जोशुआ प्रोजेक्ट करके भी पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अंदर भी जोशुआ प्रोजेक्ट ने तो वहां तक काम किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट डालिए, आपको पता चल जाएगा कितने वहां हिंदू है, कहाँ कितने मुस्लिम है, हिंदू में भी कौन से कास्ट है, लोअर कास्ट कौन से है, वहां तक का एनालिसिस करके बैठे हैं पूरा भारत का। तो जोशुआ प्रोजेक्ट, टिमोथी इनिशिएटिव, ये सब है ना, वहां के जो प्रोटेस्टेंट के अंदर के सबसेक्ट्स है, उनके चर्चेस जैसे एवेंजिकल, पेंटाकॉस्टल, मॉर्मन, ये लोग सबके इनिशिएटिव्स है, उनको वहां के चर्च से पैसा मिलता है, वो पैसा इंडिया में आता है और यहाँ उससे धर्मांतरण होता है। लेकिन ये जो पैसा आया था, और इसमें एक अमेरिकी बैंक भी कहीं ना कहीं इस टीटीआई संस्था के साथ मिलकर काम कर रहा था, और इसी अमेरिकी बैंक ने सारे डेबिट कार्ड जो हैं वो जारी किए थे, जो भारत में आकर बांटे गए। और इसमें जो ईडी ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें यहां तक बात हुई कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके में भी संदिग्ध नगद निकासी का पता चला। छत्तीसगढ़ के इलाकों में 6.5 करोड़ रुपए इसी तरह से निकाले गए। धमतरी और बस्तर का नाम सामने आ रहा है। आपने जैसे कहा ना कि माओवाद को भी ये लोग समर्थन देते रहे और पैसा भेजते रहे। हम सब ये सोचते हैं कि माओवादियों के पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे वो इतने बड़े बड़े हथियार चाइना से खरीद रहे थे। तो अब पता चलता है कि ये खेल भी खेल रहे थे, अब ये डेबिट कार्ड के जरिए करने लग गए थे। अंजू जी, अमेरिका का काम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। उनको जब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को, जो सीपीएम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसको खत्म करना था भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि जो पीपल्स वॉर ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, जिसका नाम किया सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। और ये इसका सबसे बड़ा कंट्रोल है उसके पास है, वो है बिहार में। बिहार में कुछ उन लोग 6 या 7 सीट पे जीतते आते हैं और उन लोग को जब चाहे तो उन लोग आधे बिहार को बंद करा सकते हैं, उतना उनके पास पावर है। उसको फंड किसने किया? उसको फंड किया अमेरिका ने, सीआईए ने। उसका रीजन क्या था कि उन लोग, वो भी कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट उसके सामने ज्यादा बोल नहीं सकेगी, लेकिन इन लोग जो गलतियां करेंगे, इन लोग कुछ गड़बड़ करेंगे,
तो उसके कारण नुकसान पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट का होगा। और ये नया नहीं है, इंटरनेशनली सेम चीज ट्रॉट्स्कीस्ट और वो सबों ने भी किया है। ये इसमें हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस बोलते हैं, उसके अंदर भी बहुत पैसा आया है। तो इस तरह से बहुत काम होता है, जहां नक्सलियों को बढ़ावा देना हो, जहां कोई प्रोजेक्ट्स रोकने हो। जैसे भारत में आप बंबई में देखिए, सेव आरे प्रोजेक्ट था, क्या था? सिर्फ जापानीज फंडिंग से जो रेलवे बन रही थी, मेट्रो बन रही थी, उसको रोकने के लिए पैसा लगाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे जापान के साथ रिलेशन बिगड़ जाए। और उसके लिए कौन आगे आया? शिवसेना आगे आया, यानी उद्धव ठाकरे और उसका बेटा। सेव आरे के नाम पे पैसा आया, इन लोग ने एक्टिविज्म करके प्रोजेक्ट रोका, जिससे कि हमारा जापान के साथ संबंध बिगड़े और जापान हमें और पैसा ना दे विकास के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, धर्मांतरण, टेररिज्म, बहुत सारे एंगल है जिसको करने के लिए पैसा लगता है, जो इस तरह से लाया जाता है। अभी आप याद कीजिए कि बंगाल चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी अंडमान निकोबार चले गए थे। वहां पर रोना रो रहे थे कि पेड़ काटे जा रहे हैं, और वहां पर कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय नेवी का प्रोजेक्ट आ रहा है, एयरफोर्स का आ रहा है, उसको रोकने के लिए वहां चले गए थे। तो क्यों ना माना जाए कि उनको भी पैसा आया कहीं से। ऑफ कोर्स आना ही चाहिए, उसके बिना तो ये गुजराती में कहावत है कि लालो लोभ वगैरह लोटे नहीं, यानी कोई छोटा बच्चा होता है ना, जिसको लालो बोलते, लाला बोलते, वो है ना, लेटता भी नहीं अगर उसको लालच ना मिले तो। वो चुपचाप सोएगा भी नहीं, अगर उसको माँ बोलेगी कि बेटा तू सो जा, सुबह उठेगा तो तुझे मैं टॉफी दूंगी, तो वो सो जाएगा, नहीं तो सोएगा भी नहीं। ये उस तरह के लोग हैं। उसको पैसा आया होगा क्योंकि ये आप जो प्रोजेक्ट का लोकेशन देखिए, अंडमान, दैट इज एट द माउथ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर अपना नेवल कंट्रोल आ जाता है तो क्या होगा? वहां अपनी नेवी होगी तो, और अपने सोनार सिस्टम्स होंगे, अपनी सबमरीन्स वहां घूम रही होगी, तो चाइना भारत के अंदर यानी इंडियन ओशन में अपनी सबमरीन्स नहीं भेज सकेगा, अपने रिसर्च वेसल्स नहीं भेज सकेगा। प्लस अगर हमारा दिमाग हट गया और हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद कर दिया, तो इवन सिंगापुर, जहां के इनडायरेक्टली अमेरिका का काफी सारा इन्फ्लुएंस है, उसके फिनेंशियल इंटरेस्ट है, उसको भी हम बंद कर डालेंगे। हम पूरा ग्लोबल ट्रैफिक चोक कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ये कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी ईरान ने चोक कर डाला, वैसे हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कर सकते हैं। अमेरिका को वो डर लग रहा है। प्लस अभी आप देखिए, अंडमान सी में नेचुरल गैस मिला है। अगर नेचुरल गैस इतना मिला तो हम लोग आगे चल के कतर से और उससे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो नुकसान किसको होगा? अमेरिका को होगा, क्योंकि कतर तो अमेरिका का वसाल स्टेट ही है। अमेरिका बोलेगा उठ तो उठेंगे, बैठ तो बैठेंगे। तो उसके अंदर अमेरिका को नुकसान होगा, तो उन लोग ये डेवलपमेंट होने ही नहीं देंगे यहाँ। इसलिए ये सब चल रहा है। पैसा मिला नहीं होगा तो राहुल गांधी इतना करते नहीं। और जैसे आपने कहा ना कि एक बहुत बड़े वकील हैं, उनके भी अलग-अलग खातों में बहुत सारा पैसा बाहर से आ रहा था। ये सवाल बार-बार उठता है सुमित जी, कि जब दूसरी जमात के लोग जो होते हैं, उनके केस लड़ने के लिए बड़े-बड़े वकील हायर हो जाते हैं, और वो जमात जो है वो टायर पंक्चर वाली जमात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो एक बार की हियरिंग के पैसे दे पाएँ। उनके लिए जब बड़े-बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, तो ये सवाल बार-बार उठता है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्या ये चैरिटी कर रहे हैं? क्या ये बिना पैसे लिए केस लड़ रहे हैं उनका? और आपको याद दिला दूं कि एक चंदन दास का केस था, चंदन गुप्ता का, अगर मैं नाम गलत भूल रही हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। वो कासगंज का केस था, उत्तर प्रदेश का। और वहां पर जब वहां की अदालत ने फैसला सुनाया था, तो एनआईए की अदालत ने, तो वहां पर उन्होंने लिखा था जज साहब ने कि मैं हैरान था कि बड़े बड़े वकील इन लोगों की पैरवी करने के लिए बाहर से आ कैसे रहे थे, उनकी फीस कौन दे रहा था, उनके लिए कौन पैरोकार बना हुआ था। तो वो फंडिंग कहीं से तो हो रही थी, उस तरफ उन्होंने इशारा किया था। बल्कि उन्होंने कई संस्थाओं के नाम भी अपने उस फैसले में लिखे थे, और वो रिपोर्ट जो थी, वो एफआई उन्होंने केंद्र सरकार को भेजी थी, गृह मंत्रालय को, कि पता कीजिए कि कौन कौन लोग हैं। तो हो सकता है उस पर भी काम हुआ हो, तभी जाकर ये एफसीआरए पर पहले लाइसेंस रद्द हुए, और अब इतना सख्त बिल आ रहा है कि एक बार पैसा आ गया और हमारे हाथ आ गया तो फ्रीज नहीं होगा, हम उसको अपना समझ के रख लेंगे। इसमें दूसरा भी एक एंगल है, और भारत में इसके बारे में आर्टिकल सिर्फ मैंने ही लिखा है। भारत में एक ही आर्टिकल लिखने वाला बंदा है एफसीआरए में। ये जो इवन पीएफआई आप देखिए, पीएफआई के पीएफआई पे ईडी की रेड गिरी थी और उसके अकाउंट्स फ्रीज किए, बाद में एनआईए इन्वॉल्व हुआ।
तब ईडी ने क्यों रेड डाली, क्या कानून के अंदर उसको पकड़ा गया, एक ही आर्टिकल है पूरे भारत में, मैंने लिखा था वो फर्स्ट पोस्ट में, आप अगर गूगल करेंगे आपको मेरा आर्टिकल मिल जाएगा। बाहर से जो पैसा आ रहा है ईडी, सॉरी, बाहर से जो पैसा आ रहा है, पीएफआई को पैसा आ रहा था, वो एक पॉकेट फंडिंग करके था। पॉकेट फंडिंग पहली बार यूज हुआ है पीएफआई के केस में। ईडी के और एनआईए के प्रेस रिलीज में पॉकेट फंडिंग को इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया था पहली बार, और उसके बाद में आज तक पॉकेट फंडिंग वर्ड कभी ईडी ने यूज नहीं किया है। लेकिन उसके लिए जो पैसा आया था वो पैसा बाद में बड़े बड़े वकीलों को जा रहा था हादिया लव जिहाद केस के लिए। सोचिए, जो लोग के पास घर चलाने के पैसे नहीं है, उसने लव जिहाद किए, तो उसके लिए बाहर से कितना पैसा आ रहा है सिर्फ वो लड़की को मुसलमान रखने के लिए। और उसके लिए बड़े बड़े वकील, हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके नाम से सुप्रीम कोर्ट हिलती है, गूगल किया तो सबके नाम मिल जाएंगे, ये पूरा डिस्कस हुआ है, सोशल मीडिया पे एक एक नाम है। वो लोग सबको पैसा, जो लोग 5 लाख 10 लाख से कम नहीं लेते, उन लोगों को एक एक हियरिंग के 5-5 10-10 लाख रुपए मिला है। बाहर से पैसा आ रहा है ये सबके लिए। अभी आपको याद है बांग्लादेश के कुछ घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट किया गया था। उनका केस लड़ने के लिए एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और उनके उनको वो ये कह रहे थे कि देखिए, उनको तो उनके हाथ पांव बांध कर समंदर में फेंक दिया भारतीय एजेंसियों ने। तो जो घुसपैठिए 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बांग्लादेश को छोड़कर भारत में गैर कानूनी तरीके से घुस जाते हैं, क्या उनके पास इतना पैसा था कि वो उन वकील को हायर करें और देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं? हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाने का अधिकार देश के नागरिकों को है, लेकिन वो बांग्लादेश के नागरिकों का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो क्या वो चैरिटी कर रहे थे? क्या उनको कहीं और से फंडिंग नहीं आई होगी? 200% उसको फंडिंग आई होगी। इसमें तो बहुत बार ऐसा होता है कि इन लोग का बाहर कोई कंपनी होती है, कोई उनके सब अकाउंट्स होते हैं टैक्स हेवेंस में, वहां उनको पैसा मिल जाता है। भारत में भी ये पैसा नहीं आता। इन लोग जब घूमने जाएंगे तो बाहर उन लोग खर्चा करके आ जाएंगे, वो जो पैसा होगा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, वो उन लोग बाहर जब घूमने जाएंगे 5 स्टार होटल में, इंटरनेशनल क्रूज में बैठेंगे, राइड लेंगे हफ्ते 10 दिन की, तो उसमें वो पैसा खर्च कर डालेंगे। वो पैसा भारत में आएगा ही नहीं। अब सोचिए कितना भयंकर खेल है। जबकि आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो इसी मकसद से वो किया गया था कि भारत में इस तरह की गतिविधियों में जो पैसा लगता है, या बाहर से फर्जी नोट जो आ रहे हैं, काउंटर करेंसी जो आ रही है, काउंटरफीट करेंसी जो पाकिस्तान से आ रही है, उसको रोका जा सके। ये सब कुछ इसलिए किया गया था। और उसके बाद एक जमात ये सवाल उठाती कि उसका फायदा क्या हुआ? अगर इस तरीके से जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों तक भी पैसा पहुंच रहा है, तो आप सोचिए कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है इन विदेशी लोगों की तरफ से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। कश्मीर का तो मैटर मैं बोलूं ना, जिस दिन चाहे भारतीय सेना 24 घंटे में कश्मीर का मैटर सॉल्व कर सकती है। कश्मीर का मैटर अमेरिका और ब्रिटेन ने गर्म करके रखा है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। भारतीय सेना एक दिन में खत्म कर देगी कश्मीर का प्रॉब्लम। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन मिलके ये प्रॉब्लम को कंटिन्यूअस रहने देना चाहती है, और इसलिए आज इतने 30-35 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं तो ये मैटर को सॉल्व होने में 24 घंटे नहीं लगते। और उसके लिए कितना पैसा आया है भारत में, आप देखिए। आपके, यानी आप तो नहीं है क्योंकि आप तो राष्ट्रवादी सोच वाले हैं, लेकिन आपके ही जो दोस्त है मीडिया में, या आपके जो सह कर्मचारी थे एक जमाने के, उन लोगों को, आपके जो जो बड़े बड़े चैनल्स है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, उसके अंदर कितना पैसा गया है। अमन की आशा के नाम पे करोड़ों रुपए बनाए उन्होंने। क्यों? आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। उनके वो सब जलसे होते थे, अमन की आशा की शायरी मुशायरे होते थे, जिसके अंदर वहां से लोग इधर आएंगे, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, कुछ काम के आइडियाज देंगे, यहाँ के लोगों को वहां बुलाएंगे, वहां उनका खातिरदारी करेंगे कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, आओ यहाँ मजे करो। हाँ, मरी में आ जाओ, मरी हिल स्टेशन पे आपको बियर पिलाएंगे, मरी बियर पिलाएंगे। क्या है ये सब? ये सब चल रहा था, और भारत सरकार को पता था, सबका गृह मंत्रालय को पता था सब, जिसके बारे में आरवीएस मणि जी ने तो बहुत डिटेल में बोला है। लेकिन सब चल रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, यहाँ के जर्नलिस्ट को एंटरटेन किया जा रहा था। फॉरेन करस्पॉन्डेंस क्लब में क्या होता है वो तो आप मुझसे ज्यादा जानती है, आपको भी पता है क्या चल रहा था वहां, कैसे चल रहा था। तो इसके बारे में बाहर से कितना पैसा आ रहा होगा आपको हिसाब भी नहीं है, मुझे भी हिसाब नहीं है, और किसी को हिसाब नहीं है कि कितना पैसा इस तरह से आया है। कोई सोचिए, पाकिस्तान से बंदा आया, उसके कार्ड पे 1 करोड़ की लिमिट हो, वो 15 लोगों को मिला, बोला इस तरह का कुछ करना है, और 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए निकाले, कहीं 1 करोड़ रुपया निकाल लिया और दे दिया, किसको पता चलेगा?
कोई मिनिस्टर को भी देना हो, आज महबूबा मुफ्ती बोलती है पाकिस्तान के साथ बात करनी है, ऐसा भी हो सकता है कोई उसको मिलने आया हो भारत में पाकिस्तान से, यानी दुबई के पासपोर्ट पे या ब्रिटिश पासपोर्ट पे, अमेरिकन पासपोर्ट पे भारत में आया हो, यहाँ कार्ड डालेगा, 1 करोड़ निकालेगा 50 अलग अलग जगह से, क्योंकि कार्ड की भी 2 लाख रुपए की लिमिट है, वो निकालेगा, पैसा निकालते रहेगा और बाद में महबूबा मुफ्ती को बोलेगा मैडम आप कुछ बोलिए। दिस इज जस्ट अजम्पशन कि वो क्यों नहीं तो पाकिस्तान का साइड ले रही है। ऑफकोर्स उसके धर्म का भी है कि क्यों उम्मा है, लेकिन उसके अलावा पैसा भी मिल रहा होगा, या फिर डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाता हो तो बात अलग ही है कि भारत के बाहर उसका कोई नंबर्ड अकाउंट हो, उसके अंदर पैसा जा रहा है तो वो ईडी के नजर में जब रेड गिरेगी, वहां का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तब पता चलेगा। लेकिन रोकड़ा इस तरह से आया हो तो क्या पता हमें, कोई जर्नलिस्ट हो उसको आर्टिकल लिखने के लिए, कॉलम लिखने के लिए मिला हो एफसीसी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में, बियर पीते पीते, विस्की पीते पीते, बाद में उसके हाथ में लाख रुपया थमा दिया, हो गया काम। ऐसा तो बहुत हो सकता है भारत में। हो सकता है, और ये जो बाईपास वाला तरीका है जिसके लिए ये मीका मार्क पकड़ा गया है, तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी एजेंसीज के लिए भी। अब क्या इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि बाहर से कोई शख्स आ रहा है तो उसके पास कितने डेबिट कार्ड है और उन कार्ड्स की लिमिट क्या है, और अगर उसने पैसा खर्च किया तो कहाँ कहाँ खर्च किया, क्या अब इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी? ये पॉसिबल भी नहीं है अंजू जी, ये आप जो बोल रहे हैं ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाखों लोग आते हैं। ओके, हम्म। लाखों नहीं, दसियों लाखों ट्रैवलर्स होते हैं। बहुत सारे अपने ही लोग हैं जो एनआरआईज है, जो बाहर से यहाँ छुट्टी मनाने आते हैं। बिल्कुल। और ये अभी आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, ट्रैवलर कार्ड भी होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड्स होते हैं, वो भी लोडेड होते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक सांसद है, काफी खूबसूरत है और आवाज भी बहुत चिल्ला चिल्ला के करती है। ओके, उसके इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड के अंदर 2 करोड़ के ऊपर का पैसा एक उद्योगपति ने टॉपअप कराया है। जब भी वो बाहर जाती थी तो खर्चा करती थी, वो खर्चे का पैसा वो उद्योगपति ने टॉपअप किया है। ओके, जोर जोर से चिल्लाना उसका ट्रेडमार्क है, लेकिन ऐसा सब भी होता है। अगर हमारे यहाँ से सांसद बाहर जाते हैं और उसके इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड में बाहर से टॉपअप होता हो कोई उद्योगपति के पैसे, तो कोई यहाँ आएगा घूमने के लिए, कोई अमेरिकन टूरिस्ट भी आ सकता है, हमें कैसे पता है कि वो टूरिस्ट नहीं है और सीआईए एजेंट है, और उसके अकाउंट में कंटिन्यूस टॉपअप होता है, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वो खर्चा निकालते रहेगा, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, क्या हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारे पास लाखों बैंक है, लाखों ब्रांचेस है, लाखों एटीएम है, सब में 2-2 लाख का लिमिट है, 20-20 हजार से लेके 2-2 लाख का लिमिट है। उतना पैसा निकाला, 100 नोट्स निकाल सकते हैं, यानी 500 रुपए की 100, यानी 50 हजार का लिमिट तो बैठ ही गया। एक दिन में उसके पास अगर 10 कार्ड होंगे तो अलग अलग 10 जगह से वो 5 लाख रुपया तो आराम से निकाल सकता है। तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। वी आर ओपन सोसाइटी। अंजू जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वी आर ओपन सोसाइटी। हम लोग सोवियत संघ या फिर चाइना जैसा नहीं है कि ट्रैवलर को हम लोग ट्रैक करेंगे, कहाँ जा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उसका वीडियो निकालते रहेंगे। हाँ, वो सीसीटीवी कैमरा में उसके मूवमेंट्स ट्रैक करेंगे, वो तो भारत में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ ये सब होने ही वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी, इंटरनेशनलिज्म और लिबरलिज्म तीनों साथ में जब आ जाते हैं ना, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है देश चलाना। लेकिन एफसीआरए बिल से जो बौखलाहट है अमेरिका में, क्या इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है भारत के खिलाफ? जैसे हमारे 3 नागरिक जो हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टारगेट किया गया है, जो भी विदेशी वो कमर्शियल वेसल था लेकिन उसमें क्रू मेंबर्स तो भारतीय थे, तो उनको टारगेट किया गया। क्या ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है अमेरिका की कि भारत पीछे हट जाए एफसीआरए बिल से? यस, ये सब बेसिकली एफसीआरए बिल के कारण अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो एजेंडा है भारत के अंदर कंट्रोल करने का, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग किया जा रहा है, यानी हाथ मरोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे कि भारत सरकार दब के उनके हिसाब से काम करे। और ये होने वाला नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जब जानते हैं कि इस तरह से धर्मांतरण का ये सारा रैकेट चल रहा है, तो फिर तो वो इसको रोकने के लिए जी जान लगाएंगे। और इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है विदेश में बैठे लोगों को भी, और देश के अंदर जो जमात है उसको भी परेशानी हो रही है। आजकल फंडिंग तो आ ही नहीं रही होगी ना इन लोगों की, और फिर फंडिंग तो चाइना से भी आती है ना। आप वो जो लद्दाख में सोनम वांगचुक है, जिस तरह का शोर उसने मचाया था, जिस तरह का धरना प्रदर्शन उसने किया था, उसको भी तो फंडिंग आ रही है कहीं से कि नहीं?
उससे भी ज्यादा मैं बोलूंगा, कॉलिन गोंजाल्विस करके ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क करके उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना बॉर्डर पे रास्ते बना रही है वो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। अब भाई तू ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, वहां से तो एनवायरनमेंट में घुस गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ लगा दी कि ये सब नहीं चलेगा, ये हमारे सिक्योरिटी की और सार्वभौमिकता की हमारी एजेंडे को संभालने का काम है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं डालेगी। ये भारत सरकार जो करना चाहती है, हाँ, जो रक्षा मंत्रालय करना चाहता है वही होगा। और वैसे ही हुआ बाद में फाइनली। सो द थिंग इज के वहां भी उसने क्यों किया, अभी एविडेंस नहीं है क्योंकि उसके यहाँ ईडी की रेड नहीं गिरी है, उसके रिकॉर्ड्स पकड़े नहीं गए। लेकिन अगर वो सब होता तो हमें पता चलता कि उसने क्यों किया है। क्या उसको भी बाहर से फंडिंग आया? बाद में आप स्टरलाइट का देखिए, तूतुकुड़ी का उसका प्लांट था कॉपर का, उसको बंद कराने के लिए कितना बड़ा तामझाम हुआ था। कहां से आया था पैसा? बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि चाइना ने लंदन के थ्रू पैसा भेजा था। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ कॉपर का ओवर सप्लाई हो गया था, उसको मार्केट में बेचना था, लेकिन अगर उसको भाव जो खुद का मिले, ऊंचा भाव मिले, उसके लिए उसने भारत का जो 3 लाख टन का कैपेसिटी था वो बंद करा दिया। और भारत जो कि एक्सपोर्टर था उसमें से इंपोर्टर बना के छोड़ दिया भारत को। इसको है ना हम लोग इकोनॉमिक टेररिज्म बोलते हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर बोलते हैं, या फिर आर्थिक आतंकवाद बोलते हैं। तो ये भी चाइना ने करा है, ये पूरा पकड़ा गया है, पूरा मैटर पब्लिक में है। तो इस तरह से भी होता है, कल सुबह ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहे, ओके, जिससे कि इसे यूरिया की फैक्ट्री, तो अचानक एनवायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणवादी है वो आ जाएंगे, बोलेंगे ये नहीं होना चाहिए, जो नर्मदा के केस में मेधा पाटकर ने किया था। क्यों? क्योंकि विकास नहीं आना चाहिए, विकास नहीं होना चाहिए देश का। ओके, अब एक बार यूरिया प्लांट लगा दिया या फर्टिलाइजर का बड़ा प्लांट लगा दिया तो हम लोग मिडिल ईस्ट से जो हम लोग और यूरिया जो हम लोग फर्टिलाइजर्स जो हम लोग खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचने लगेगी, तो उससे भी किसी को नुकसान हो रहा तो उन लोग भी पैसा लगाएंगे कि भैया ये मत करो। कल सुबह हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने लगेंगे तो ऑयल लॉबी आ जाएगी, बोलेगी कि भैया न्यूक्लियर रिएक्टर मत लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। और ये ऑयल लॉबी ने पूरे दुनिया भर में पैसा लगाया है न्यूक्लियर पावर को बदनाम करने के लिए। तो ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है और होगा भी भारत में। और मैं बोलता हूँ ये रोज ये तो रोज का धंधा है, आज ये है कल दूसरा है। गृह मंत्रालय में एफसीआरए डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे रोज के एक एक केस तो दिखते ही होंगे। और आप जिन कोलिन गोंजाल्विस का नाम ले रहे थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, यही वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का केस लेकर पहुंच गए थे, और इनको पैसा जिनकी किसने फंडिंग। दिया होगा? ये लोग मुफ्त में है ना, आप और मैं जाएंगे तो अपने पास से 5,000 रुपए में भी काम करने को तैयार नहीं होंगे। तो इसके लिए क्यों काम कर रहे हैं? कौन पैसा दे रहा है? कहाँ से आ रहा है पैसा? क्या इनके पास बाहर कोई अकाउंट है, बाहर उन्होंने कोई कंपनियां खोल के रखी है, उसके अंदर पैसा आ रहा है, या फिर हवाला से पैसा आ रहा है? कैसे आ रहा है चेक करना चाहिए। तो अब तो चेक होगा ना। अब जब इनको पता है कि देश के अंदर इन्होंने इस तरीके से एफसीआरए के जरिए फंड लेकर जो प्रॉपर्टी बनाई है वो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, वो पैसा सीज हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा, तो मिर्ची तो लगेगी। तो जो हाफ फ्रंट पैदा किया है, खड़ा किया है इस फंडिंग के बलबूते अमेरिका और चाइना ने, उसको दिक्कत होने वाली है, दिक्कत हो रही है फंडिंग की। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। इसीलिए इसीलिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों मिलकर एक सुर में, वैसे वो कभी एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परेशानी ज्यादा बढ़ रही है उनकी। कैसे फंड करेंगे, कैसे मन माफिक एजेंडे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेताओं के जरिए चलाएंगे। जब जब मोदी पर एग्जैक्टली। सवाल उठाया जाता है तब तब किसी ना किसी को पैसा दिया जाता है, किसी ना किसी की जेब गर्म की जाती है इसी तरह की फंडिंग के जरिए। तो वो प्रोपेगेंडे कैसे होंगे, इसीलिए इतनी एग्जैक्टली। परेशानी होती है। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने ठान लिया है, तो बहुत जल्द ये एफसीआरए बिल हकीकत बन जाएगा। तब देखना दिलचस्प होगा कि देश के अंदर बैठे इस इकोसिस्टम का क्या होता है, और वहां जो विदेश में बैठे हैं, जो फंडिंग के बलबूते, पैसे के बलबूते मनमाने तरीके से दूसरे देशों को चलाते हैं, उनका क्या होगा। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, सुमित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, अंजू जी।